हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका आज की इस क्लास में। तो आज ये हमारी दूसरी क्लास है जो हमारी मॉक टेस्ट वाली सीरीज चल रही है उसका। इसमें हम जीएस सब्जेक्ट को कवर करेंगे। टारगेट हमारा जितने भी आने वाले एसएससी एग्जाम्स हैं वो सारे हैं, ठीक है। नए पैटर्न पे एडिक्विटी जो पैटर्न पे सवाल पूछ रहा है उन्हीं पे बेस्ड हमने ये मॉक टेस्ट तैयार किया है, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल है, सुत्त पितका के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ठीक है। सुत्त पितका, जैसा कि आपको पता होगा कि जो बौद्ध धर्म जो होता है ना, उसके 3 ग्रंथ हैं, ठीक है। मुख्य ग्रंथ जो होते हैं ना, मुख्य 3 ग्रंथ, उनको हम कहते हैं क्या? उनको हम कहते हैं त्रिपिटका, ठीक है। यहाँ मैं समझा देता हूँ आपको, ठीक है। बुद्ध धर्म है, उसके 3 जो ग्रंथ होते हैं, मुख्य ग्रंथ जो कहते हैं ना, उसको कहते हैं हम त्रिपिटका, ठीक है। त्रिपिटका का मतलब क्या होता है? अगर देखें तो 3 बास्केट्स, ठीक है। 3 बास्केट इसका मतलब होता है। ऐसा मतलब क्यों होता है वो मैं भी समझा देता हूँ। त्रिपिटका बेसिकली 3 पार्ट में डिवाइडेड है। 3 बुक्स होती हैं। 3 बास्केट जो है वो 3 भाग में डिवाइडेड है। सबसे पहला है विनय, ठीक है। विनय पिटका क्या होता है? मॉन्क्स के नियम, जो मॉन्क होते हैं, भिक्षु होते हैं, उनके नियम, ठीक है। संघ के नियम, संघ का डिसिप्लिन, ठीक है। ये सारे इसमें आते हैं। तो बेसिकली विनय जो होता है वो डील करता है रूल्स एंड डिसिप्लिन से, है ना। रूल्स एंड डिसिप्लिन से डील करता है। उसके बाद आ जाता है आपका सुत्त पिटका। ये क्या करता है? इसमें क्या है? बुद्ध के तो उपदेश थे, ठीक है। गौतम बुद्ध जो थे, है ना, उनके उपदेश, ठीक है। उनके डायलॉग, उनके बाकी के जो भी इन्होंने संवाद था, जो भी इनके डायलॉग्स थे ना, वो सारे इसमें, ठीक है। तो डायलॉग्स इसमें आ जाते हैं, है ना। राजाओं, गृहस्थ जो लोग होते हैं, शिष्यों और अन्य लोगों के लिए दिए गए प्रवचन भी इसी में आते हैं, ठीक है। तो ये है आपका टीचिंग से रिलेटेड, है ना। तो ये हो गए 2। उसके बाद हमारा है एक जिसका नाम है अभिधामा पिटका, ठीक है। इसमें क्या है? ये फिलॉसफी से डील करता है, ठीक है। फिलॉसफी से डील करता है, मन और चेतना का जो अध्ययन होता है ना, उससे डील करता है, ठीक है। तो ये 3 टाइप के मेन इनके बुक्स हैं, ठीक है, ग्रंथ हैं, जो 3 बुद्ध धर्म के होते हैं। अब आइए अपने सवाल पर, ठीक है। अब हमसे पूछा है कि सुत्त पिटका के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, ठीक है। तो अगर देखें, कथन देखते हैं एक बार, है ना। सबसे पहला है, यह बुद्ध के जीवन के चरित्र से संबंधित है, ठीक है। ये बुद्ध के जीवन से संबंधित है, ठीक है। तो अगर देखें ना, तो सुत्त पिटका का मुख्य उद्देश्य बुद्ध की जो बायोग्राफी है ना, वो नहीं है, वो बताना नहीं है। उनके जीवन चरित्र से संबंधित बिल्कुल नहीं है, ठीक है। इसमें इनके जीवन की घटनाएं मिल सकती हैं, ठीक है, लेकिन यह उनके उपदेशों का एक तरह से कह सकते हो कंपाइलेशन है ना। उनके जो उपदेश थे उसका कंपाइलेशन है, ठीक है। तो ये कहना कि इनके जीवन चरित्र है से संबंधित है, तो ये हो जाएगा हमारा गलत, ठीक है। तो ये तो है हमारा गलत। उसके बाद दूसरा क्या है? दूसरा आपका है, यह मगध के शासक और बुद्ध के बीच की वार्ता से संबंधित है, ठीक है। बुद्ध के जो मगध के राजा और बुद्ध के बीच की वार्तालाओं से संबंधित है, ठीक है, वार्ता से संबंधित है। तो देखिए, इसमें प्रवचन और संवाद दिए गए हैं, है ना। प्रवचन और संवाद भी दिए गए हैं, और इसमें एक मगध के राजा थे जिनका नाम था अजात शत्रु, ठीक है, अजात शत्रु। उनका भी उनका और बुद्ध के बीच में जो वार्तालाप हुआ था ना, बात हुई थी, उसका वर्णन भी इसमें आ जाता है, ठीक है। तो
ये कहना कि इन शासक और बुद्ध के बीच की वार्ता से संबंधित है, तो ये तो हमारा हो जाएगा सही। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यह मगध के शासक और बुद्ध के जीवन के बीच की और बुद्ध के बीच की हुई वार्ता से संबंधित है। ठीक है, बाकी भी देख लेते हैं जो स्टेटमेंट दिए गए हमें। ठीक है, यह श्रीलंका में लिखी गई बुद्ध बौद्ध धर्म ग्रंथ है। ठीक है, तो ये जो स्टेटमेंट है ना, ये थोड़ा देखिए सही नहीं है। क्यों? क्योंकि बुद्ध के जो उपदेश हैं वो तो भारत में दिए गए थे, है ना, वो भारत में दिए गए थे। और ये जो है ना, इसकी जो रचना है, ये जो सुत्त पिटका है, इसकी रचना भारत में हुई नहीं थी। इसकी जो रचना है वो जो है सॉरी श्रीलंका में नहीं हुई थी, ये भारत में ही हुई थी। ठीक है, तो ये तो हमारा हो जाएगा गलत। उसके बाद लिखा है, यह उन लोगों के लिए बनाए गए नियमों और विनियमों के बारे में है जिन्होंने बौद्ध मठवासी प्रणाली को अपनाया है। ठीक है, जो बुद्ध बौद्धिस्ट मोनेस्टिक सिस्टम को जो अपना अडॉप्ट कर लेते हैं ना, उनका उनके जो है रूल्स एंड रेगुलेशन के बारे में। ठीक है, तो ये हमारा गलत है। क्यों? क्योंकि ये जो चीज़ है, ये जो नियम और रेगुलेशन और हैं, वो आते हैं आपके विनय पिटका में। ठीक है, विनय आपका डील करता है रूल से, सुत्त डील करता है जो डायलॉग्स हुए थे या उपदेश थे उनसे, और अभिधामा डील करता है फिलॉसफी से। ठीक है, तो ये बोलना कि नियम बताए गए हैं तो ये हो जाएगा गलत। ठीक है, तो इसलिए हमारा आंसर हो जाता है ऑप्शन बी। बी जो है हमारा वो सही जवाब है। ठीक है, और चलिए बुद्धिस्ट काउंसिल की भी एक बार बात कर लेते हैं, है ना। त्रिपिटका की बात कर रहे हैं तो बुद्धिस्ट काउंसिल भी एक बार देख लेते हैं। सबसे पहली बुद्धिस्ट काउंसिल कहाँ हुई थी? वो हुई थी राजगिरा में। ठीक है, राजगिरा में हुई थी पहली बुद्धिस्ट काउंसिल। सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल कहाँ हुई थी? इसमें जो बुद्ध के उपदेश है ना उनको इकट्ठा किया गया था। ठीक है, सेकंड कहाँ हुई थी? वैशाली में। ठीक है, वैशाली में सेकंड हुई थी। इसमें जो विनय से संबंधित जो विवाद थे उन पर चर्चा हुई थी। ठीक है, उसके बाद थर्ड कहाँ हुई थी? थर्ड हुई थी आपकी पाटलिपुत्र में, है ना। इस पे कोई डिस्कशन का ऐसा हमें बताया नहीं है। ठीक है, तो ये हुई थी यहाँ पे। और ये किसके टाइम पे हुई थी? ये हुई थी अशोका के टाइम पे, है ना, तो ये भी याद रख लीजिएगा। फोर्थ हुई थी हमारी कहाँ पे? कश्मीर में। और उस समय राजा कौन था? कनिष्का, है ना, कनिष्का थे उस टाइम पे। ठीक है, तो ये 4 बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी, चारों के बारे में यहाँ पे मैंने बता दिया है ना। एग्जाम में अधिकतर ये त्रिपिटका हो गए या बुद्धिस्ट काउंसिल हो गए, इन पे सवाल आते हैं तो ज़रूर याद रख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रसिद्ध कोणार्क सूर्य मंदिर का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? ठीक है, तो प्रसिद्ध सूर्य मंदिर कोणार्क सन टेम्पल है। कहाँ पे सिचुएटेड है? कोणार्क नाम की जगह है। कोणार्क नाम की जगह कहाँ पे? उड़ीसा में, है ना। ये बे ऑफ बंगाल के तट के पास है कोणार्क टेम्पल। ठीक है, कोणार्क उड़ीसा में ये बना हुआ है। सूर्य देव को समर्पित है ये पूरा मंदिर, है ना। और इसकी जो सबसे विशेष बात है कि पूरा मंदिर एक विशाल रथ जो होता है ना, रथ चैरियट जिसको कहते हैं, उस रूप में बनाया गया है ना, जिसमें आपको 24 पहिए मिलेंगे, है ना, व्हील्स पहिए ये मिलते हैं। ठीक है, 7 घोड़े होते हैं, है ना, हॉर्सेस आते हैं। और ये जो कलिंगा आर्किटेक्चर है ना उसका एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल भी है ये टेम्पल। ठीक है, और ये इसकी एक और चीज़ है कि ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी इंक्लूडेड है ना, तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। अब बात करें कि इसको बनाया किसने। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला हमारा जो ऑप्शन है वो है कि इसको सम्राट अशोक ने बनाया। ठीक है, तो अशोक की अगर बात करें ना तो अशोक जो थे वो थे हमारे 3rd BC के आसपास। ठीक है, 3rd BC के आसपास अशोक ने राज किया था, है ना। और ये मौर्य वंश के शासक थे। बुद्ध धर्म को बेसिकली ये तो भगवान सूर्य को नहीं, इन्होंने बुद्ध धर्म को ही प्रचार किया था। ठीक है,
पर अगर बात करें मंदिर की, तो मंदिर तो बना था 3rd सेंचुरी में, ठीक है, 3rd सेंचुरी में बना था, और सॉरी 13th सेंचुरी में बना था, है ना, 13th सेंचुरी में बना था। और तो अशोक तो हमारा ऑप्शन हट गया क्योंकि वो 3rd BC में थे, और ये 13th AD में बना था, 1250 के आसपास बनाया था उसके, ठीक है, तो ये तो हो जाएगा हमारा गलत, ठीक है। दूसरा है हमारा राजा राजा चौला। राजा राजा चौला कौन थे? चौला डायनेस्टी के थे, है ना। इन्होंने रूल कहाँ करा था? तमिलनाडु पे। इन्होंने मंदिर बनाया था, है ना, मंदिर बनाया था, पर उसका नाम था बृहदेश्वरा, ठीक है, बृहदेश्वरा मंदिर बनाया था इन्होंने, ठीक है। उड़ीसा से इनका कुछ एक तरह से रिलेशन था ही नहीं, तो ये भी हमारे हो गया गलत। उसके बाद हमारा है रघुनाथ सिंह। रघुनाथ सिंह के बारे में भी देख लेते हैं, ठीक है। रघुनाथ सिंह जो है ये बंगाल के जो माला रूलर्स थे ना, उनसे संबंधित है, ठीक है। उनका जो संबंध था वो विष्णुवर्ग के मंदिरों से अधिक था, ठीक है, कोणार्क टेम्पल से नहीं था, तो हमारा ये भी हो जाएगा गलत। अब बचते कौन है? बचते हैं नरसिंहा देव, ठीक है, नरसिंह देव प्रथम। ये आपके थे ईस्टर्न गंगा डायनेस्टी जो थी उसके राजा, ठीक है, और इन्होंने रूल करा था उड़ीसा पे, है ना, और उसी टाइम में करा था 1250 के आसपास, ठीक है। और इन्होंने ही जो है इस मंदिर का निर्माण करवाया था, ठीक है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राजा नरसिंह देव प्रथम, ठीक है। प्रथम याद रख लीजिएगा, बहुत इम्पॉर्टेंट है ना। अब जैसा कि आपको पता है लास्ट ईयर जितने भी एसएससी के पेपर हुए थे ना, उसमें मंदिरों से रिलेटेड बहुत सवाल पूछे गए, जो आर्किटेक्चर से रिलेटेड है वो बड़े सवाल पूछे गए। तो कुछ इंपॉर्टेंट मंदिर और उनको किसने बनाया है वो देख लेते हैं, ठीक है। शुरुआत कोणार्क से ही कर लेते हैं। कोणार्क मैंने बता दिया, नरसिंह देव फर्स्ट, ठीक है, इन्होंने बनाया था। उसके बाद बृहदेश्वरा मंदिर किसने बनाया था? राजा राजा चोला फर्स्ट ने। और उसके बाद एक मंदिर था शोर टेम्पल, इसको बनाया था पल्लवास ने, है ना। इसके बाद एक आ जाता है आपका खजुराहो टेम्पल भी बड़ा फेमस है, उसको किसने बनाया था? उसको बनाया था चंडेल्स ने। फिर कौन सा मंदिर है आपका? लिंग राजा, ठीक है, इसको सोमवंशी राजा जो थे उन्होंने बनाया था। फिर है जगन्नाथ, ठीक है, एक जगन्नाथ टेम्पल भी बड़ा इंपॉर्टेंट है ना। अनंत वर्मन छोड़ गंगा देवा, इन्होंने बनाया था, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट मंदिर और उनके बिल्डर हैं, ठीक है, जिन्होंने इसको बनाया था। चलिए, तो ये तो हो गए हमारे मंदिर, ठीक है। अब आगे बात करते हैं, दूसरे सवाल पर चलते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वार्षिक वित्तीय विवरण तैयार किया जाता है, ठीक है। तो कौन से आर्टिकल के तहत जो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट है हमारा, जिसको हम एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, उसको किसके कौन से आर्टिकल में आता है ना। तो देखिए, सबसे पहले एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात कर लें तो वो होता क्या है ना। एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट जिसको हम कहते हैं बजट, ठीक है। बजट जो होता है हमारा, ठीक है, बजट होता है, वो कौन से आर्टिकल के तहत आता है? देखिए,
अगर उसकी बात करें बजट की, तो वो आता है आपका आर्टिकल 112 में। आर्टिकल 112 बात करता है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट की। ठीक है, इसमें ध्यान रखिएगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट में 3 फंड इंक्लूडेड होते हैं। ठीक है, 3 कोर कंपोनेंट्स हैं इसके। एक होता है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। ठीक है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, इसमें क्या होता है, जितना भी रेवेन्यू हुआ है, जितना भी लोन उठाया है, लोन्स की जितनी रिकवरी हुई है, जितना पैसा आया है ना, वो सारा इसमें आता है। ठीक है, ये वो पैसा है जो पार्लियामेंट के अप्रूवल के बिना नहीं निकाला जा सकता। ठीक है, एक होता है आपका कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया। क्या होता है, एक इम्प्रेस्ड अकाउंट होता है ना, और इसका जो पैसा है वो निकालने की पावर किसके पास होती है, प्रेसिडेंट के पास। ठीक है, डिस्पोजल होता है प्रेसिडेंट के पास ही है। वो कोई भी अर्जेंट या कोई ऐसा ना अचानक से कोई एक्सपेंडिचर आ जाए, ठीक है, तो सरकार को प्रेसिडेंट अलाउ कर सकते हैं कि इसमें से पैसा निकालें, हालांकि बाद में परमिशन पार्लियामेंट से अप्रूवल लेना पड़ता है। ठीक है, उसके बाद आता है आपका पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया। ठीक है, पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया, ये क्या बात करता है, ये बात करता है आपका जो फ्लो ऑफ फंड है। ठीक है, जो पीएफ का पैसा जाता है या सेविंग्स अकाउंट में जो इंटरेस्ट दिया जाता है जहाँ सरकार देती है, ठीक है, वो सारा जो स्मॉल सेविंग्स अकाउंट, ठीक है, जो पीपीएफ, एससीएसएस, सुकन्या, ठीक है, ये सारे में जो अकाउंट में सरकार पैसा देती है वो सारा इसमें आ जाता है ना। ठीक है, तो ये सारा डील करता है आपका इससे। अब बात आती है इसको बनाता कौन है, कौन सी मिनिस्ट्री इससे रिलेटेड है, इसके रिलेटेड है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस जो है वो डील करती, ये बनाती है आपका, तैयार करती है आपका पूरा फाइनेंशियल जो स्टेटमेंट है वो। ठीक है, जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है उसके अंडर में एक डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स। ठीक है, उसका जो बजट डिवीजन होता है ना, वो डील करता है इससे, इस बजट से। ठीक है, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट से। अब अगर बात की जाए केंद्र सरकार का जो बजट होता है, ठीक है, वो तो आ जाता है आपका 112 में। ठीक है, तो 112 में वो आ जाता है। अब अगर स्टेट का बजट हो, तो स्टेट का बजट कौन से आर्टिकल में आता है, स्टेट का बजट आता है आपका आर्टिकल 202 में। आर्टिकल 202 डील करता है आपका स्टेट बजट के। ठीक है, स्टेट बजट से डील करता है। अब बाकी की जो आर्टिकल्स हमें दिए हुए हैं यहाँ पे, ठीक है, वो भी एक बार देख लेते हैं। आर्टिकल 130 किसकी बात करता है, आर्टिकल 130 बात करता है सीट ऑफ सुप्रीम कोर्ट। आर्टिकल 130 बात करता है सीट ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, 140 की बात करें, 140 बात करता है पावर्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, उसके बारे में बात कर लेता है। 101 किससे बात करता है, ये बात करता है वेकेशन ऑफ सीट्स। ठीक है, वेकेशन ऑफ सीट्स मतलब कि कोई एक इंसान जो दोनों हाउस हैं पार्लियामेंट के, उसका मेंबर नहीं हो सकता। ठीक है, वो बात करता है आर्टिकल 101, है ना, तो ये याद रखना। आगे बढ़ते हैं। भारत के किसी भी राज्य की सीमाओं को बदलने का अधिकार किसके पास होता है। तो अगर बात की जाए भारत में राज्य की जो सीमाएं हैं उसको परिवर्तन करने का पावर किसके पास होता है, तो सबसे पहले ये आता किस आर्टिकल में, ये आता है आर्टिकल 3 में। आर्टिकल 3 बात करता है कि जो अगर कोई भी स्टेट है, ठीक है, उसकी अगर देखिए उसको अगर बनाना हो, ठीक है, कोई नया स्टेट बनाना हो, कोई 2 स्टेट को जोड़ना हो, 2 स्टेट को बांटना हो, है ना, या उन किसी स्टेट की बाउंड्री को चेंज करना हो, ये सारा जो है पावर, ठीक है, इवन नाम चेंज करने का जो पावर है वो सारा पावर आपको दिया गया है पार्लियामेंट को। ठीक है, तो संसद को ये पावर होता है कि वो किसी भी स्टेट में कोई भी चेंज ला सकता है, वो चाहे एरिया हो, बाउंड्री हो, नाम हो,
कुछ भी हो, दो को मिलाना हो, दो को अलग करना हो, वो सारा जो है पावर पार्लियामेंट के पास है। ठीक है, पार्लियामेंट हर चीज़ कर सकता है। अगला सवाल है, भारतीय संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता आयरलैंड के संविधान से ली गई है। ठीक है, तो जैसे कि आपको पता है भारत का जो संविधान है वो अलग अलग देशों से हमने कुछ ना कुछ फीचर उठा के अपना जो अपना कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान है, उसको कंपाइल किया है। ठीक है, तो आयरलैंड से हमने क्या लिया है, तो आयरलैंड की अगर बात की जाए ना तो हमने आयरलैंड से लिया है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। ठीक है, ये सारा जो दिया हुआ है, ये जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं है ना, वो हमने आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से लिए हैं, है ना। और ये बात किस बारे में करता है, तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ये कहते हैं कि जो स्टेट है, जो सरकार है, वो लोगों के वेलफेयर के बारे में काम करेगी। ठीक है, सोशल ऑर्डर मेंटेन करेगी, जस्टिस हो गया, सोशल इकोनॉमिक जस्टिस हो गया, सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस, पॉलिटिकल जस्टिस। ठीक है, वो सारा जो है सरकार सुनिश्चित करती है। ठीक है, स्टेट जिसको कहते हैं ना, वो सुनिश्चित करेगा। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा की सीटों को की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 की गई थी। ठीक है, तो कौन सा अधिनियम था ये, तो अगर इस अधिनियम की बात की जाए ना तो ये आपका था 31st अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1973। ठीक है, 31st अमेंडमेंट जो आया था, 31वां जो अमेंडमेंट आया था, उसमें जो लोकसभा की सीट थी 525 से बढ़ाकर 545 कर दी थी। ठीक है, पर इसमें एक और चेंज था कि यूटीज का जो रिप्रेजेंटेशन था उसको 25 से कम करके 20 कर दिया था। ठीक है, ये इसको कम कर दिया था। ठीक, यूटीज का तो रिप्रेजेंटेशन कम कर दिया था, पर ओवरऑल अगर बात की जाए तो ओवरऑल जो सीट्स थी वो बढ़ा दी गई थी इसमें। अब देखिए दूसरा सवाल है, भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य की जनसंख्या घनत्व सबसे कम थी। ठीक है, जनसंख्या घनत्व क्या होता है, पॉपुलेशन डायनेस्टी। पॉपुलेशन डायनेस्टी की अगर बात की जाए सबसे कम कौन से राज्य की थी। ठीक है, तो सबसे कम जिस राज्य की थी वो था आपका अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में सबसे कम पॉपुलेशन डायनेस्टी है। ठीक है, हाईएस्ट की बात की जाए, हाईएस्ट कहाँ पे है, हाईएस्ट है आपका बिहार में, बिहार में सबसे ज़्यादा है। ठीक है, अब हाईएस्ट पॉपुलेशन की बात की जाए, सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन कौन से स्टेट की है, तो वो है यूपी की। और अगर लोएस्ट पॉपुलेशन की बात की जाए वो कहाँ पे है, तो वो है आपका सिक्किम में, है ना। और अगर हाईएस्ट सेक्स रेशियो की बात की जाए वो कहाँ पे है, केरला में, है ना। और अगर लोएस्ट की बात की जाए वो कहाँ पे है, वो है आपका हरियाणा में, है ना, वो है आपका हरियाणा में। ठीक है, ये सब ज़रूर याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। अगला सवाल है, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी द्वारा प्रथम मानव विकास रिपोर्ट किस वर्ष में प्रकाशित की गई थी। जैसे कि आपको पता है एक रिपोर्ट आती है ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। ठीक है, कौन लेके आता है, यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, है ना। ये हर साल रिपोर्ट आती है। ठीक है, ये एक एनुअल ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है ना। इसको लॉन्च किसने करा था, इस रिपोर्ट के मेन लॉन्च किसके द्वारा किया गया था। इसको दो इकोनॉमिस्ट थे। ठीक है, एक थे पाकिस्तान के महबूब उल हक। ठीक है, महबूब उल हक, और इसके अलावा अमर्त्या सेन, इन दोनों द्वारा ठीक है इस रिपोर्ट को डेवलप किया गया था। ठीक है, और सबसे पहली अगर बात की जाए ये कब प्रकाशित हुई थी, तो ये सबसे पहले हुई थी 1990 में, 1990 में इसको सबसे पहले प्रकाशित किया गया था। किसने करी थी वो भी याद रख लीजिएगा, कई बार सवाल आपको एग्जाम में देखने को मिल जाता है। आगे बढ़ते हैं, कालबेलिया एक नृत्य रूप है जिसे इसी नाम की जनजाति द्वारा किस राज्य में प्रस्तुत किया जाता है। तो कालबेलिया जो है ये एक फोक डांस है। ठीक है, एक नृत्य रूप है जिसको
जो सेम ट्राइब है, कालबेलिया नाम की ट्राइब है, वो परफॉर्म करते हैं। इसको और भी नामों से जाना जाता है, जैसे इसको सपेरा डांस भी कहते हैं, है ना। सपेरा डांस भी कहा जाता है इसको। स्नेक चार्मर डांस होता है, स्नेक चार्मर मतलब सपेरा ही होता है, ठीक है, वो डांस भी इसको कहते हैं। और बड़ा फेमस डांस है, जिसके कारण इसको यूनेस्को के, है ना, जो इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी एक लिस्ट होती है, ठीक है, जो बहुत इंपॉर्टेंट ऐसी चीज़ें होती है ना, डांस फॉर्म हो गए या म्यूज़िक फॉर्म हो गया, उसको इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी की लिस्ट में शामिल किया जाता है, ठीक है। और इसमें शामिल किया गया, इसको कब किया था, 2010 में, है ना, 2010 में इसको शामिल किया गया था। इसमें होता क्या है कि मेल जो होते हैं ना, वो तो आपके परफॉर्म करेंगे, इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं, और फीमेल जो है वो डांस करती हैं। और जो म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट इसमें यूज़ होता है वो होता है आपका पुंगी, है ना, यानी कि बीन, जो बीन बजाते हैं ना वो, ठीक है। और राज्य की बात की जाए, कौन से राज्य में है ये, तो ये है राजस्थान में। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन 3, राजस्थान, है ना। प्रकाश के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। लाइट के बारे में हमें यहाँ पे जो है स्टेटमेंट दिए गए हैं, हमें बताना है कि इनमें से कौन सा सही है। तो सबसे पहला है, प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। बिल्कुल सही बात है, लाइट जो है वो बिल्कुल सीधी लाइन में चलती है, ठीक है। चेंज कब करेगी, बेंड होती है, ठीक है, ऐसा नहीं बेंड नहीं होती है, ठीक है, बस स्ट्रेट लाइन में ही होती है। बेंड कब होगी, जब वहाँ पे चेंज होगा, किसमें, जो लाइट वेव्स है ना उनकी स्पीड में चेंज होगा, है ना। जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है ना, तब जो होगा तब वो बेंड होती है ना, और रिफ्लेक्ट भी होती है, ठीक है। अब एक और है कि यह परावर्तित होता है पूर्णतः या आशंकिक रूप से अवशोषित होता है, तथा यह आकर्षक रंगीन पैटर्न भी उत्पन्न करता है। इट इज़ रिफ्लेक्टेड, इट इज़ अब्जॉर्ब्ड होली और पार्शली, एंड इट प्रोड्यूसेस अम्यूजिंग कलर पैटर्न्स। बिल्कुल सही बात है, ठीक है। ओपेक मटेरियल डालोगे तो रिफ्लेक्ट भी हो जाएगा, ठीक है, अब्जॉर्ब भी हो जाएगा, है ना, और कंप्लीटली होता है, ठीक है। अगर ओपेक है तो उसमें तो पूरा हो जाएगा। अगर देखिए अब्जॉर्ब होल्डी की बात की ना, तो ये ओपेक मटेरियल होता है, ठीक है, ओपेक मटेरियल होगा तब ये अब पूरा अब्जॉर्ब हो जाएगा। अगर पार्शली है तो ट्रांसलूसेंट होगा, ठीक है, ट्रांसलूसेंट मटेरियल होगा, है ना। और जो है अम्यूजिंग कलर पैटर्न ये भी होता है। अगर आपने देखा हो तो जो एक प्रोसेस होता है जिसको हम डिस्पर्शन कहते हैं, ठीक है, इससे जो है लाइट अलग अलग कलर पैटर्न प्रोड्यूस करती है। रेनबो सबसे बेसिक एग्जांपल है, वो इस डिस्पर्शन की प्रोसेस पे ही काम करता है, ठीक है। यह छाया ग्रहण उत्पन्न करता है और प्रतिबिंब बनाता है, फॉर्म्स इमेजेस, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। शैडो बनाता है, जो अर्थ हो गया, मून हो गया, या अर्थ सन का जो एंगल है, अलाइनमेंट है, उसके बेसिस पे ये जो है आपका शैडो भी बनाता है। तो तीनों ही हमारे सही हैं, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1, 4 एंड 3। अशोक के निम्नलिखित में से किस अभिलेख में कुछ उत्सव सभाओं में पशु बलि पर प्रतिबंध लगाया गया था, जिसे संभवतः पशु हत्या पर भी प्रतिबंध शामिल था, ठीक है। देखिए तो कौन से रॉक एडिक्ट में ये बताया गया है कि जो पशु हत्या है, ठीक है, जो कई बार पशु बलि दी जाती है, वो हमारा जो है बैन है, ठीक है। तो ये आपकी हो जाती है बात शिलालेख 1 में, है ना। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, शिलालेख 1 जो है उसमें पशु हत्या को बैन किया गया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसे भारत में मौद्रिक नीति संचालित करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। तो मौद्रिक नीति क्या होती है, आपकी मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है, मॉनेटरी पॉलिसी बेसिकली काम क्या करता है, तो मॉनेटरी पॉलिसी एक तरह से आपकी जो
जो प्राइस स्टेबिलिटी जिसको कहते हैं, ठीक है, इन्फ्लेशन जो कहते हैं, उसको कंट्रोल करने के लिए एक पॉलिसी बनाई जाती है ना। उसमें इंटरेस्ट रेट जो होते हैं ना उसको फ्लक्चुएट करके या उसको चेंज करके कह लीजिए, जो आरबीआई है वो कोशिश करता है कि जो इन्फ्लेशन है, जो महंगाई दर है, वो एक सर्टेन रेंज में रहे। ये इसको मद्देनज़र में रखते हुए कि भारत में इकोनॉमिक ग्रोथ भी होती रहे, ठीक है। इकोनॉमिक ग्रोथ को ध्यान में रखते हुए हमें ये जो मौद्रिक नीति बनाता है। अब इन्फ्लेशन की बात आई गई तो इन्फ्लेशन का जो टारगेट है ना, जो सीपीआई का टारगेट है जो सरकार ने दे रखा है आरबीआई को, वो कितना है? तो वो है 4%, +-2। +-2 का मतलब क्या हो गया? 2 से लेके 6% के बीच में जो आरबीआई है इन्फ्लेशन रख सकता है, ठीक है। इससे बाहर अगर जाता है तो अगर 2 क्वार्टर में इससे बाहर चला गया, ठीक है, मान लीजिए 7% 2 क्वार्टर में रह गया लगातार, तो सरकार को एक रिपोर्ट प्रोड्यूस करनी पड़ती है आरबीआई को, जिसमें बताना पड़ता है कि क्यों हुआ था ऐसा, ठीक है। तो मौद्रिक नीति जैसे कि मैंने बता दिया, बनाता कौन है? अपना आरबीआई बनाता है। इसमें एक मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी होती है, ठीक है, वो बनाती है इस रिपोर्ट को। हेड कौन करता है इस कमेटी को? गवर्नर, ठीक है। उस टाइम पे जो भी गवर्नर होंगे वो इस मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के हेड होंगे। टोटल मेंबर कितने हैं? टोटल मेंबर हैं 6, 3 होते हैं आरबीआई के, 3 होते हैं आपके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रिप्रेजेंटेटिव्स, ठीक है। अब होता क्या है, ये 6 लोग, मान लीजिए प्रस्ताव आया कि रेपो रेट जो है उसको 0.25 कम करना चाहिए, ठीक है, 0.25 कम करना चाहिए। तीनों वोट करेंगे कि हाँ करना चाहिए या ना करना चाहिए, मेजॉरिटी जीतता है। अब 3 लोग हैं, 6 लोग हैं, मान लीजिए टाई हो गया, तो टाई ब्रेकर होते हैं हमारे आरबीआई के गवर्नर, ठीक है। फाइनल वोट जो है इन्हीं का होता है। करंट में आरबीआई गवर्नर कौन है? करंट में है आपके संजय मल्होत्रा, ठीक है। संजय मल्होत्रा जो हैं आरबीआई के गवर्नर हैं। आरबीआई का हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई में है, मुंबई में इसका हेड क्वार्टर है, ठीक है, याद रखिएगा। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस प्रजाति को कश्मीर हिरण भी कहा जाता है? इनमें से किसे हम कश्मीर हिरण कहते हैं? ठीक है, तो देखिए कश्मीर हिरण जो है वो कहा जाता है आपको हंगूल को। हंगूल जो होता है उसको कहा जाता है आपका कश्मीर हिरण। ये स्टेट एनिमल है कहाँ का? जम्मू एंड कश्मीर का स्टेट एनिमल है हंगूल, ठीक है, जिसको कश्मीर डियर भी कहा जाता है। कहाँ मुख्यतः पाया जाता है? ये मुख्यतः पाया जाता है डच्चिगम नेशनल पार्क। कहाँ पे है ये? श्रीनगर के पास, है ना। श्रीनगर के पास एक है डच्चिगम नेशनल पार्क, वहाँ पे ये जो है हंगूल प्रजाति के हिरण पाए जाते हैं। अगर इसकी बात की जाए तो ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीसी है, ठीक है। IUCN की जो लिस्ट आती है ना, जिसमें इंडेंजर्ड स्पीसीज़ के बारे में बात होती है, ठीक है, उसमें इसको शामिल किया गया है। इसलिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसलिए इसको बचाना बड़ा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये बहुत जल्दी ख़त्म हो रहे हैं, है ना। तो इसलिए डच्चिगम में तो उसको बचाया ही जाता है। एक और जगह है फॉर शिखरगढ़, त्राल, यहाँ पे भी ये मिलते हैं, ये साउथ कश्मीर में आता है, ठीक है, यहाँ पे भी ये हिरण पाया जाता है। अगर बारहसिंगा की बात की जाए तो बारहसिंगा को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं स्वॉम्प डियर, ठीक है, स्वॉम्प डियर कहा जाता है। कहाँ पे मिलता है? कान्हा नेशनल पार्क। कहाँ पे है ये? मध्य प्रदेश में, कान्हा नेशनल पार्क में ये मिलता है। संगाई की बात की जाए, संगाई क्या है? ये है आपका डांसिंग डियर, है ना, डांसिंग डियर है। देखिए सारे हैं वही डियर की प्रजाति हैं, हिरण की प्रजाति हैं, नाम अलग अलग हैं। हंगूल हो जाता है कश्मीर, बारहसिंगा है स्वॉम्प, संगाई है आपका डांसिंग, चीतल है आपका
स्पॉटेड डियर, ठीक है, स्पॉटेड डियर है ना। और ये डांसिंग डियर आपको मिलता कहाँ पे है? ये आपका मिलता है कैबुल, कैबुल लमजाओ नेशनल पार्क। कहाँ पे है ये? मणिपुर में, मणिपुर में ये पाया जाता है, ठीक है। और काफ़ी रेयर स्पीसीज है ये संगाई जो डांसिंग डियर है ना, ये काफ़ी रेयर स्पीसीज है। और अगर इसकी बात की जाए चीतल जो कि है स्पॉटेड डियर, ये तो कॉमनली बड़ा कॉमन है ना, ये इंडेंजर्ड नहीं है, ये बहुत कॉमन स्पीसीज है। ये बहुत हर जगह ही ऑलमोस्ट आपको मिल जाएगा। और हंगूल के बारे में एक चीज़ और कि हंगूल को प्रिजर्व करने के लिए, इनको बचाने के लिए, क्योंकि एक टाइम पे ये 5,000 के आसपास होते थे, आज की डेट में ये 200 ही रह गए हैं, ठीक है। इनको बचाने के लिए एक प्रोजेक्ट हंगूल भी सरकार ने लॉन्च करा हुआ है ना, जो इनके प्रिजर्वेशन के से रिलेटेड है। निम्नलिखित में से कौन द आर्ट ऑफ प्लंडर उपन्यास के लेखक हैं? द आर्ट ऑफ प्लंडर के लेखक कौन हैं? तो आर्ट ऑफ प्लंडर के जो लेखक हैं वो हैं आपके आलेख्या तलपत्रा। आलेख्या तलपत्रा जो हैं उन्होंने ये किताब लिखी है द आर्ट ऑफ प्लंडर, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन जंतु जगत के प्लेटीहेल्मिन्थीज वर्गीकरण के अंतर्गत आता है? तो कौन आता है भाई इसके अंतर्गत? ठीक है, इनको हम कहते हैं फ्लैट वॉर्म्स, है ना। देखिए ये हो जाते हैं आपके, ठीक है, फ्लैट वॉर्म्स, है ना। इनको फ्लैट वॉर्म नाम से भी जाना जाता है। और ये कौन सी किंगडम को बिलोंग करते हैं? ये करते हैं एनिमलिया को, है ना। और ये जो है कौन से एनिमलिया में आते हैं? तो ये आते हैं आपके टेप वॉर्म में। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, टेप वॉर्म, फीता कुर्मी। पंडित भीमसेन जोशी को सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न निम्नलिखित में से किस वर्ष में दिया गया था? देखिए पंडित भीमसेन जोशी, ठीक है, इनको अगर बात की जाए तो ये थे कौन? पहले तो ये थे आपके बहुत फेमस वोकलिस्ट हैं हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूज़िक के, है ना। इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक में इन्होंने बहुत बहुत ज़्यादा अपना योगदान दिया है, जिसके कारण इनको भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान जो है भारत रत्न, उससे नवाजा गया था। कब नवाजा गया था? सन 2009 में। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 2009। और सर्वोच्च भारत रत्न जो है उसकी बात कर लें तो ये शुरू हुआ था आपका 1954 में। तब से पहले 1954 में ये दिया गया था। इसमें मिलता क्या है? एक सर्टिफिकेट मिलेगा जिस पे प्रेसिडेंट के साइन होंगे, उसको कहते हैं आपका सनाद, ठीक है। सनाद जो सर्टिफिकेट है वो दिया जाएगा, प्लस एक मेडल दिया जाता है, ठीक है। कैश प्राइज इसमें नहीं मिलता है, बस यही चीज़ें इनको मिलती है, ठीक है। और जैसे कि मैंने बताया देता कौन है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इसको प्रेजेंट करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पतले हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ गर्म करने पर भी अभिक्रिया नहीं करता लेकिन सल्फ्यूरिक एसिड के साथ अभिक्रिया करता है? तो इनमें से कौन सा है जो हाइड्रोलिक एसिड के साथ तो कोई रिएक्शन नहीं करेगा, पर जैसे ही उसको सल्फ्यूरिक एसिड के साथ करेंगे तो रिएक्शन करता है? तो ये जो आपका मेटल हो जाता है ना, ये हो जाता है आपका कॉपर। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कॉपर। तांबा जो है वो हाइड्रोलिक के साथ कुछ भी रिएक्ट नहीं करेगा, पर अगर आप उसको सल्फ्यूरिक एसिड के साथ करोगे तो ज़रूर करता है।
देखिए अभी एक सूची है, ठीक है, हमें मैच द फॉलोइंग करना है ना। तो सबसे पहले तो यहाँ पे बात हुई है वरहम मित्रा की, ठीक है, वरम मित्रा। देखिए वरम मित्रा, वरम वरहा मेरा वरहा मिहिरा जो है वो क्या है, ये एक इंडियन फिलोसोफर थे, ठीक है, इंडियन फिलोसोफर थे जिन्होंने एक किताब लिखी थी पंच सिद्धांता, ठीक है, पंच सिद्धांता इन्होंने एक किताब लिखी थी, ठीक है। तो ए का तो हो जाएगा ऑप्शन टू, ठीक है, ए का हो जाएगा ऑप्शन टू। पंच सिद्धांता इनकी जो बेसिकली कलेक्शन ऑफ बुक्स है ना उसको कहा जाता है। विशाख दत्ता की बात की जाए तो ये गुप्ता पीरियड में एक बहुत बड़े संस्कृत के पोएट थे और राइटर थे, है ना, पोएट और राइटर थे। इन्होंने एक बहुत बड़ा प्ले लिखा था, ठीक है, जिसका नाम था देवी चंद्र गुप्तम, है ना। विशाख दत्ता ने लिखा था देवी चंद्र गुप्तम, तो बी का हो जाएगा वन, है ना। उसके बाद आती है बात शुद्रका की, ठीक है, शुद्रका जिनका असली नाम है आपका इंद्राणी गुप्ता, है ना, इंद्राणी गुप्ता इनका असली नाम है। और ये एक अभीरा किंग थे, ठीक है, अभीरा किंग थे। और इनकी जो किताब है शुद्रा का वो है आपकी मिर्चा कट्टिकम, ठीक है, तो सी का हो जाएगा थ्री। और उसके बाद बात आती है डी, डी का क्या हो जाएगा, बिल्हाना का, बिल्हाना का जो हो जाएगा वो हो जाएगा विक्रम देव चित्रा, ठीक है। बिहाना जो कि एक कश्मीरी पोएट थे, है ना, कश्मीरी पोएट थे, इन्होंने लिखा था विक्रम महादेव चरित्र, ठीक है। तो डी का हो जाएगा आपका थ्री। तो हमारा आंसर है 2134, 2134 कौन सा है, अच्छा सॉरी, ये तो फोर्थ है ना, इसका सी का तो फोर्थ है ना। हाँ तो हमारा आंसर हो जाएगा 2143, आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल प्रोग्राम कार्यक्रम नेशनल रूरल ड्रिंकिंग वाटर प्रोग्राम किस वर्ष में प्रारंभ किया गया था। तो ये जो प्रोग्राम है ठीक है, जो कि एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है जिसमें 50% तो केंद्र सरकार देती है और 50% आपका स्टेट गवर्नमेंट देती है। उद्देश्य क्या है, उद्देश्य है साफ पानी, पीने का पानी, ठीक है, हर गांव तक पहुंचाया जाए, है ना। और इसको लॉन्च कौन से साल में किया गया था, तो इसको लॉन्च किया गया था सन 2009 में, 2009 में इसको लॉन्च किया गया था, ठीक है। भारत के सीएजी की राज्य के खातों से संबंधित रिपोर्ट किसको प्रस्तुत की जाती है, ठीक है। तो सीएजी जो है वो स्टेट से रिलेटेड जो अकाउंट्स जो की जो रिपोर्ट है वो किसको प्रस्तुत करते हैं, तो वो करते हैं आपका गवर्नर ऑफ द स्टेट को, ठीक है, स्टेट उस राज्य के जो राज्यपाल होते हैं उनको ये जो है रिपोर्ट सबमिट करते हैं, ठीक है। सीएजी जैसे कि आपको पता है एक कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, ये जो इंडिया के ऑडिट और अकाउंट डिपार्टमेंट है ना उसके हेड होते हैं, ठीक है। जो पब्लिक पर्स होता है ना उसकी गार्जियन है ये, ठीक है। तो ये हर बार एक रिपोर्ट बनाते हैं, ठीक है, हर मतलब स्टेट की बनाते हैं और सेंटर की भी बनाते हैं, दोनों की बनाते हैं ये रिपोर्ट, ठीक है, ऑडिट रिपोर्ट जो होती है। और स्टेट की ये किसको देते हैं, आपके
राज्यपाल को, है ना। अब देखिए आपके सीएजी की बात तो हो गई, अब सीएजी से रिलेटेड आर्टिकल देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो 148 है ना। तो वो तो बताता है कि इस्टेब्लिश करता है कि अथॉरिटी ऑफ दिस ऑफिस, जो सीएजी का जो ऑफिस है ना उसकी अथॉरिटी को इस्टेब्लिश करता है 148। 149 क्या करता है, वो बताता है पावर, ठीक है, ड्यूटीज़ और पावर बताता है सीएजी की। 150 किससे डील करता है, वो डील करता है आपका जो फॉर्म ऑफ अकाउंट्स है ना, किसके, यूनियन और स्टेट के, ठीक है, उससे डील करता है 150। 151 क्या करता है, वो डील करता है कि जो रिपोर्ट है वो प्रेजेंट की जाती है, ठीक है। मान लीजिए स्टेट की है, जैसे मैंने बताया स्टेट की किसको करते हैं, गवर्नर को करते हैं। और उसके बाद एक सेंटर की जो होती है, सेंटर की उसको करते हैं, वो करते हैं प्रेसिडेंट को, ठीक है। तो ये जो रिपोर्ट है वो प्रेजेंट की जाती है। और ये कौन से आर्टिकल में बताया गया है, ये बताया गया 151 में, है ना। तो ये जरूर याद रख लीजिएगा। भारत का कौन सा राज्य उत्तर पश्चिम और दक्षिण में बांग्लादेश से घिरा हुआ है, ठीक है। तो ऐसा कौन सा राज्य है जो तीन तरफ से जो है आपके बांग्लादेश से घिरा हुआ है, तो ये जो राज्य है आपका वो है त्रिपुरा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए त्रिपुरा, ठीक है। त्रिपुरा जो है वो बांग्लादेश से बॉर्डर शेयर करता है, मिजोरम से करता है और आसाम से भी करता है, ठीक है। मणिपुर की बात की जाए तो मणिपुर किसके साथ शेयर करता है, वो करता है म्यांमार के साथ। म्यांमार, नागालैंड, आसाम, ठीक है, इनके साथ भी करता है। मिज़ो की बात की जाए तो मिज़ोरम किससे करता है, मिज़ोरम करता है म्यांमार और बांग्लादेश के साथ, ठीक है, इन दोनों के साथ ही करता है। और आसाम की बात की जाए तो ये बांग्लादेश और भूटान के साथ शेयर करता है ना। ये इंटरनेशनल बाउंड्रीज मैंने बताई हैं, है ना। स्टेट के मामले में अगर बात की जाए तो ये और देशों स्टेट्स के साथ भी बाउंड्री शेयर करते हैं। टावर ऑफ साइलेंस भारत में निम्नलिखित में से कौन किस धर्म से संबंधित है। अगर टावर ऑफ साइलेंस की बात की जाए, ठीक है, तो ये जिसको हम दाखमा नाम से भी जानते हैं, ठीक है, दाखमा नाम से भी जानते हैं, ये किससे रिलेटेड है, ये रिलेटेड है आपका पारसीस से, है ना। पारसीस से रिलेटेड है ये टावर ऑफ साइलेंस, है ना। है क्या, एक सर्कुलर स्ट्रक्चर होता है जिसको जोरास्ट्रियंस बनाते हैं। काम क्या है, यहाँ पे जो इनमें जो मृत्यु हो जाती है जिनकी, ठीक है, उनको यहाँ पे रखा जाता है ताकि जो चिड़ियाएँ हैं और जो वो हैं आपके बर्ड्स हैं, ठीक है, चील कौवे जो भी है, वो उसको खा ले वहाँ से, है ना। तो वो जो एरिया होता है ना जहाँ पे ये लोग ऐसे रखते हैं उसको कहते हैं टावर ऑफ साइलेंस। निम्नलिखित में से कौन भारत सरकार की राष्ट्रीय पुनर्वास और पुनर्स्थापन नीति, देखिए, नेशनल रिहेबिलिटेशन एंड रीसेटलमेंट पॉलिसी 2007 का उद्देश्य नहीं है। तो इनमें से कौन सा उद्देश्य नहीं है उसका, ठीक है। तो अगर बात की जाए तो ये जो पॉलिसी थी ना, ये काम क्या करती है, ये काम करती है कि बेटर लिविंग स्टैंडर्ड्स दिए जा सके, ठीक है, और जो हाँ एक सस्टेनेबल इनकम का सोर्स दिया जा सके किसको, जो अफेक्टेड फैमिलीज हैं, जो रिहेबिलिटेशन में फैमिलीज आती है ना, उनको एक सस्टेनेबल सोर्स दिया जा सके इनकम का, ठीक है। उद्देश्य क्या है, जो डिस्प्लेसमेंट होता है किसी भी कारण से, ठीक है, मान लीजिए बाढ़ आ गई, भूकंप आ गई, ठीक है, वो जो डिस्प्लेसमेंट होता है ना इसके कारण, वो सारा कम करना, ठीक है, उसको एक तरह से ख़त्म करना, ये मेन उद्देश्य है इस पॉलिसी का, ठीक है। अब अगर हम ऑप्शन देखें, ठीक है, तो एक है प्रभावित परिवारों को स्थायी आय उपलब्ध कराने हेतु, बिल्कुल सही बात है, ठीक है, ये हमें देना है, हमें कौन सा गलत है वो बताना है। विस्तृत
विस्थापना को न्यूनतम करना तथा जहां तक संभव हो गैर विस्थापनकारी और न्यूनतम विस्थापनकारी विकल्पों को बढ़ावा देना। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट मैंने जैसे बताया उसको मिनिमाइज करना भी इसका एक उद्देश्य है, तो ये भी सही हो जाएगा। पुनर्वास संबंधित चिंताओं को विकास योजना एवं क्रियान्वयन प्रक्रिया से सम्मिलित करना। ठीक है, तो ये भी सही है हमारा। ठीक है, और पुनर्स्थापना की वास्तव में परवाह किए बिना पुनर्वास को पर अधिकतम ध्यान केंद्रित करना, ये हमारा गलत है। ठीक है, ऐसा नहीं करना है, ये इसका उद्देश्य नहीं है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ओलंपिक खेलों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो ओलंपिक गेम्स जो है उसके बारे में हमें यहाँ पे स्टेटमेंट दिए गए, हमें बताना है कौन सा सही है। सबसे पहला है आधुनिक ओलंपिक खेल पहली बार 1896 में एथेंस ग्रीस में आयोजित किए गए थे। ठीक है, तो पहला तो स्टेटमेंट हमारा सही है। तो जो मॉडर्न ओलंपिक गेम्स है वो 1896 में हुए थे। कहाँ पर? एथेंस ग्रीस में। ठीक है, एथेंस जगह है वहाँ पे ग्रीस में, वहाँ पे इसको आयोजित किया गया था। और ओलंपिक खेलों का आधिकारिक आदर्श वाक्य ऑफिशियल मोटो जो है वो है फास्टर हायर वीकर। ये हमारा गलत है। उद्देश्य इनका क्या है? मोटो क्या है? सिटियस, एल्टियस और फोर्टियस। ठीक है, ये इसका मोटो है। मोटो किसने दिया था? मोटो इसको प्रपोज करा था पियर डी कॉबर्टीन ने। ठीक है, पियर डी कॉबर्टीन ने इसको सजेस्ट करा था। और इंट्रोड्यूस कब हुआ था? ये इंट्रोड्यूस हुआ था ओलंपिक गेम 1924 में, 1924 में इसको पहली बार जो है इंट्रोड्यूस किया गया था। तो हमारा पूछा गया कौन सा कथन सही है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। केवल एक जो है हमारा वो सही है। भारत में बच्चों का आश्रित अनुपात आश्रितों की संख्या की माप जिनकी आयु क्या होती है। ठीक है, तो डिपेंडेंसी रेशियो जो होता है ना वो मेजर करता है नंबर ऑफ डिपेंडेंट्स। ठीक है, वो एज जो है, नंबर ऑफ डिपेंडेंट्स की एज है वो कितनी होती है, तो ये जो होती है हमारी वो होती है 0 से लेके 14 वर्ष तक। ठीक है, 0 से लेके 14 वर्ष तक जो है हमारा ये आश्रितों की संख्या का माप का जो वो है ठीक है, तो इसको ये जो इंडेक्स होता है ये बेसिकली एक एजिंग इंडेक्स है। ठीक है, एजिंग इंडेक्स होता है ना, इंडेक्स या इंडेक्स ऑफ एजिंग कह लीजिए। ठीक है, वो मेजर करने के लिए, ठीक है, ताकि एक रिलेटिव साइज देखा जा सके कि जो 60 साल से ऊपर की जो पॉपुलेशन है इन कंपैरिजन टू जो यंग पॉपुलेशन है, जो डिपेंडेंट पॉपुलेशन है 0 से लेके 14 साल के बीच में, उसका एक जो है आपको आइडिया दिया जा सके। ठीक है, ये करने के लिए हम इस रेशियो को निकालते हैं। ठीक है, अब निकालने का फॉर्मूला क्या है? जो 60 साल से ऊपर की एज है, ठीक है, उसको डिवाइड कर दो आप 0 से 14 साल की एज को और उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो एजिंग इंडेक्स जो है वो निकल जाएगा ना। अगर 100 से ज़्यादा है, ठीक है, तो इससे मतलब हो जाता है 100 या 100 से ज़्यादा है तो हमारा पता पड़ जाता है कि जो एल्डरली हैं उनकी जनसंख्या ज़्यादा हो गई। जो 60 साल से ऊपर है ना लोग, उनकी जनसंख्या ज़्यादा हो गई है। चलिए, इसी के साथ आज का सेशन यहीं समाप्त होता है। उम्मीद करता हूँ क्लास पसंद आई होगी। कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिलते रहें। और तब तक के लिए मिलते हैं अगली क्लास में। बाय बाय।